नमस्कार। आज हमारे साथ फिर से मनीष ठाकुर भैया जुड़ चुके हैं और मुद्दा थोड़ा सा गंभीर था। मैंने सोचा कि भैया को बुलाना आवश्यक है और मुद्दा इतना गंभीर है कि मैं मध्य प्रदेश में इलेक्शन कवरेज करने के बावजूद मैंने सोचा कि थोड़ा इस पे भी बात किया जाए। हुआ ये है कि कतर में पूर्व नौसैनिक हैं 6, इनफैक्ट 7, उन सबको फांसी की सजा दी गई। अचानक से लिबरल गैंग, जिनको खैराती पत्रकार या पत्रकारिता का काला अध्याय में जिस प्रकार के शब्दों से कहा है मनीष भैया ने, वो गैंग बड़ा खुश हो रहा है कि भारत कतर के आगे झुक रहा है। किंतु सत्य ये है कि भारत झुक नहीं रहा और एस जयशंकर से लेकर के डोभाल साहब की लगातार मीटिंग हो रही इस पे, और अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्शन भी लेंगे। तो हमें इसके पहले सरकार एक्शन ले, उसके पहले हम इतना स्खलित क्यों हो गए हैं और हम क्यों एंटी इंडिया या एंटी नरेंद्र मोदी माहौल बनाने में जुट गए हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। और कतर से मैं दर्शकों को बता दूं, सिर्फ हमारा $10 मिलियन के आसपास का नेचुरल गैसेस का ट्रांजैक्शन है, पेट्रोलियम का नहीं। और भारत का $450 बिलियन का पूरी दुनिया से ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ नेचुरल गैसेस पे। तो आप सोच सकते हैं कि कतर और हमारा इस मामले में जो लिबरल गैंग बिठाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी सत्य नहीं है। मनीष भैया, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को, और क्या आपको लगता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री यूं ही भारत के लोगों को फांसी चढ़ जाने देंगे कुलभूषण जाधव वाला ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद? बिल्कुल नहीं। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में अभिषेक हमारे अधिकारी हैं नौसेना के, रिटायर है। निश्चित रूप से वो भारत सरकार के लिहाज से काम नहीं करने गए थे। वो चूंकि नौसेना के अधिकारी हैं और कतर की एक कंपनी, चूंकि कतर को एक गरीब स्टेट है और ये सब के सब सिर्फ पेट्रोल डीजल के कारण अपना पेट किसी ढंग से पाल रहे हैं। इन स्टेट में आर्मी, जो हमारी आर्मी के जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, आमतौर पर प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करते हैं और वहां ट्रेनिंग देते हैं। वो बेसिकली वो नौकरी कर रहे होते हैं। अब ये बड़े षड्यंत्र के साथ इन सबको फंसाया गया और एकाएक ये मामला सजा का आया है। अब देखिए, कतर एक ऐसा देश है जो हमास को के फेवर में रहता है, हिजबुल्लाह के फेवर में है, तालिबान के फेवर में है। आइए, मतलब आतंकवाद का एक तरह से वो कटोरा है, सबसे सपोर्टिंग कंट्री है आतंकवाद का। तो कतर को ये समझना चाहिए, खास करके मोदी युग में जो देश तन करके यूरोपीय यूनियन के सामने में उस समय खड़ा रहा अभिषेक। जब देखिए, जब हमने देखा कि जब वार हो रहा था, जब लड़ाई हो रही थी यूक्रेन और रसिया के बीच, तो पूरी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका जो है वो रसिया को एकदम से बाइकाट किए हुए था। उस दौर में हमारा जो है पेट्रोल का सौदा, तेल का सौदा हमने उस रसिया से किया। और उसके बाद जब हमारे विदेश मंत्री पर सवाल किया गया तो उन्होंने पब्लिकली कहा था कि हम इंडिया फर्स्ट हमारे लिए है और हम उसके साथ सौदा कर रहे हैं जहां से हमें सस्ता मिल रहा है, इसलिए हमें अपने देश का हित देखना है। और उस युद्ध में भी भारत ने अपना एक स्टैंड रखा। ऐसा नहीं है कि वो रसिया के साथ रहा, यूक्रेन के खिलाफ रहा, या फिर यूक्रेन के साथ रहा, रसिया के खिलाफ रहा। भारत ने अपना एक स्टैंड लिया और जो भारत उसी ढंग से स्टैंड अभी इजराइल के मामले में लिया। पहली बार भारत ने अमेरिका या किसी भी देश से पहले कहा कि हम हमास के आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ हैं। ऐसा भारत ने कभी नहीं कहा था पहले किसी भी राष्ट्र के लिए। और इजराइल एक ऐसा देश है जिसने हर विपदा में हमारा साथ दिया। यूं कहे कि जब हम गांव में किसी इस मौके पर इस तरह की बात करते हैं कि हमने तुम्हें हमेशा साथ दिया, तुमने हमेशा हमेशा धोखा दिया। हम अपने बारे में अक्सर बोलते हैं कि हमने फलाना को मदद की, लेकिन यहां पर हम बैकफुट पे हैं। इजराइल ने हर विपदा में हमें मदद दिया और हमने हर वक्त इजराइल को धोखा दिया है। ये कहते हुए निश्चित रूप से, मतलब ये भारत पहली बार या फिर कोई देश ये कहता है कि इजराइल ने हमेशा हमें साथ दिया, हर विपदा में साथ दिया, लेकिन हमने, और फिलिस्तीन ने हमें कभी साथ नहीं दिया। हमने सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, यहाँ के जिहादियों के वोट बैंक के लिए सिर्फ फिलिस्तीन का साथ दिया। पब्लिक मंच पे, इंटरनेशनल मंच पे कभी भी फिलिस्तीन ने हमारा साथ नहीं दिया। हमेशा फिलिस्तीन ने हमें यहां आकर के भी, यासर अराफात यहां से आए और वापस गए और फिर हमें धोखा दिया है। यहां देखिए, कतर के साथ मूल रूप से ये है कि वो एक इस्लामिक कंट्री के लिए एक दबाव में है। एक ऐसा है कि कुछ अधिकारी हमारे पकड़े गए थे, क्योंकि वहां वो जॉब कर रहे हैं एक कंपनी में, जो मैं देख रहा था कि जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी पर कुछ आरोप लगे कि उस कंपनी ने
यूरोपियन कंट्री के साथ कुछ ऐसा कुछ सौदा हुआ है और इस लिहाज से इनके ऊपर एक घेरने की कोशिश की गई है। माना जा रहा है कि दारा ग्लोबल जिस कंपनी के लिए हमारे अधिकारी काम कर रहे थे, रिटायर्ड अधिकारी हैं, ऐसा नहीं कि भारत सरकार की तरफ से भेजे गए थे, ये प्राइवेट जॉब पे जिस तरह से जाते हैं, जैसे अब चूंकि इंडियन पासपोर्ट वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, मतलब नेवी ऑफिसर हैं, तो निश्चित रूप से भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब किसी भी कंडीशन में हमारे स्टूडेंट फंसे हुए थे यूक्रेन में, तो सरकार की जिम्मेदारी हुई, सरकार उसे मंगवा करके लाई। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है हमें और आपको, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम जो निरपेक्ष बनने की कोशिश उनके षड्यंत्र के शिकार होते हैं। जो ही किसी मामले में राष्ट्रवादी रवीश कुमार का जग जाए, यदि ओवैसी का राष्ट्रवाद जग जाए, तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि भाई मामला क्या, सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन गलती क्या होती है कि हमारे जो सो कॉल राष्ट्रवादी कुछ वो भी उजड़ हो जाते हैं और वो कहने लगता है अरे कतर की हिम्मत कैसे हुई। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, ये वो भारत नहीं है कि कतर जैसे एक पिद्दी से देश की इतनी हिम्मत हो जाए। अभी उन्होंने सजा की घोषणा की है, हाईकोर्ट तक ये मैटर जाएगा और ये आसान इतना नहीं है कि भारत के किसी अधिकारी को आप सजा दे देंगे। लेकिन मामला यहां सिर्फ कतर का नहीं है। देखिए, ये मामला मैंने जो ही ओवैसी को सुना, ओवैसी को मैंने जो ही सुना, मेरा संदेह वहीं हुआ। जो ही मैंने खैराती पांडे को सुना, तभी समझ में आ गया कि मामला क्या है। मनीष भैया, क्या ये भी कारण है कतर और अल जजीरा जो है वो टिपिकली इजराइल के एंटी रहे हैं? अल जजीरा ही उनका मुख्य समाचार पत्र है और इंडिया ने जैसे ही इजराइल के साथ स्टैंड लिया तो इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए भी कतर क्या एक स्टैंड ये लेने का प्रयास कर रहा है। हम ये जानते हैं कि आईओसी के 6 बड़े नेशन इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया कतर के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से परेशान रहा है। इनफैक्ट आईओसी के 6-7 देशों ने तो इसका लिटरली बैकआउट किया था कुछ दिन पहले, इसकी एयरलाइंस की सेवाएं और इनफैक्ट फ्लाइट वहां रूट नहीं दे रहे थे। ये सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने किया था। और भारत का जो रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों से काफी क्लोज होता जा रहा है, जो कि दोनों एक दूसरे के एंटी माने। तो क्या ये एक जियो पॉलिटिक्स के संदर्भ में प्रेशर पॉलिटिक्स है? और भारत के डोवाल जी और एस जयशंकर जी और नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार के एक्शंस ले सकते हैं? क्या हम बीबीसी की तरह अल जजीरा और इन पे भी एक्शन देखेंगे इंडिया में? देखिए, कई बार मोदी सरकार के दौर में बहुत कुछ पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि ये चिरकुट लोग जिस ढंग से बोल रहे हैं, जैसे ओवैसी जबकि हमने पहले ही कहा था, उसके बाद ये पांडे जी बोल रहे हैं कि हम, मतलब इन लोगों की जब नैतिकता जगह, मैं बार बार कहूं, जब राष्ट्र जिसका कैरेक्टर पहले से राष्ट्रद्रोह का रहा है, जिसका पूरा चरित्र ही भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, वो यदि राष्ट्रवादी यदि वो भारतीयता दिखाने लगे, तो हमें वहीं पर सचेत हो जाना चाहिए कि ये रंगासियार कौन है। ये कहते हैं ना कि वो 100 चूहे खा करके हज पर चलने वाला ये कौन है। तो खैर ये यथार्थ नहीं होता, चूहा खाना और हज पे जाना, मतलब वो तो खाते ही हैं और जाते ही हैं, लेकिन ये पता नहीं कि मुहावरा क्यों बना है, समझ में नहीं है। लेकिन चल, ये मुहावरा है तो है। ये चीजें समझने की बहुत जरूरत है कि भारत के विदेश मंत्री, जिनके लिए माना जाता है कि 75 साल में इससे काबिल विदेश मंत्री, मैं सुषमा जी को भी इंक्लूड यदि कर लीजिए आप, क्योंकि सुषमा जी के समय में सचिव थे, सेक्रेटरी थे, और प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण चयन है। माना जा रहा है कि मैंने एक विश्लेषण भी अपने चैनल पे किया था कि सही मायने में ये मोदी के जो इंटरनेशनल पावर है, जो मोदी का जो प्रधानमंत्री का जो ऑरा इंटरनेशनल बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका एस जयशंकर साहब का है। एस जयशंकर इस देश के विदेश मंत्री हैं। इतना आसान सब कुछ नहीं है, वो जहां चोट मारते हैं। मुझे लगता है कि कतर को इस्तेमाल पाकिस्तान की तो औकात कुछ है नहीं। चाइना आज की तारीख में भारत से ज्यादा बहुत हमेशा सेंसिटिव रहता है। जो हम अपना जो अभी अमेरिका से लेकर के मध्य एशिया तक होते हुए जो रूट जा रहा है, कॉरिडोर जो बन रहा है, उससे चाइना बहुत परेशान है। मुझे लगता है कि कतर में चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जिसकी बात आप कर रहे थे, और हो सकता है कतर सोच रहा होगा कि इसमें हम कुछ सौदा कर लेंगे उससे। ये पूरा प्रेशर पॉलिटिक्स है। और देखिए कि एक दूसरे के देश में अधिकारी काम करते हैं, पूरे गल्फ कंट्री में भारत के लोग, आपके जो टेक्नोक्रेट हैं, वो काम करते हैं।
जैसा मैंने बताया कि रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके पास कुछ बिल्कुल इस ढंग की व्यवस्था नहीं। हमारे आर्मी के लोग, हमारे नौसेना के लोग वहां जाकर ट्रेनिंग देते हैं। अब उनको बिल्कुल। कैसे फंसा दिया गया जासूसी में, और वही फांसी की सजा दे दी गई है। तो कमाल की बात यह है, लेकिन भारत इतनी आसानी से ये चीजें हो जाए और कतर ये कर दे इतनी आसानी से इंटरनेशनल किसी प्रभावशाली देश के किसी नागरिक को। देखिए, हमारे यहाँ अमेरिका के कुछ नौसैनिक फंसे थे और हाँ इस सजा भी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट की उस समय मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। बहुत मुश्किल था उन्हें सजा देना, अल्टीमेटली उन्हें छोड़ दिया गया। तो जब प्रभावशाली कंट्री के मामले होते हैं, कुछ संदेह का भी मामला होता है, इतना आसान नहीं होता है। और भारत कोई अब सामान्य देश नहीं है कि भारत के किसी अधिकारी को वो फांसी की सजा की घोषणा कर दी और फांसी पे लटका देंगे, इतना आसान नहीं है। ये पूरा परिप्रेक्ष्य दिखता है कि हमारा, जिसमें हमारे अधिकारियों की कोई गलती नहीं है। वो तो उन्हें सिखाने गए थे, उन मूर्खों को, उन जाहिलों को तो सिखाया जा रहा था, लेकिन वो किस दबाव में आए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, ऐसे अवसर में अपने देश में जो कहते हैं ना, जो 2.5 मोर्चे पे लड़ने की बात बिपिन रावत जी कह रहे थे, वो सब के सब दिख जाते हैं कि आज उनका राष्ट्रवाद जग रहा है, जिन्होंने जीवन भर सिर्फ राष्ट्रद्रोह का ही काम किया है। ये बात सही है। हमें समझना पड़ेगा कि ऑल ऑफ सडन जो लोग सामने आकर के नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि देखो ये डर गया, इसकी पॉलिसी, यही इनके पास पहली बार मौका आया है बोलने को, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी पे आज तक ये बोल नहीं पा रहे थे। अब इनके आजकल नए अब तो पत्रकारों की श्रेणी में आज तक रवीश कुमार ये लोग अलग थे, अब तो राहुल गांधी स्वयं पत्रकार हो गए हैं। सोचा प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम पत्रकारिता तो करी। मनीष भैया, आपके लिए टफ कंपटीशन है यूट्यूब पे, ये बात आप मान लीजिए। रवीश जी भी आ गए, अब तो राहुल गांधी भी आ गए। तो आप जैसे पत्रकार, सीनियर पत्रकारों के लिए अब कंपटीशन डायरेक्टली पॉलिटिशियन से है। मेरा अंतिम सवाल है, लंबा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ हम कट टू कट बात करना चाहते हैं इस मामले में। डोभाल जी के सबसे अधिक एसेट कहे जाते हैं मिडिल ईस्ट में, ये एक नोन फैक्ट है। जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही ना कि ये जो यूरोपियन कॉरिडोर बन रहा था, इसमें पहली बार 2 चीजें मैं पढ़ रहा था तो समझ में आई कि इससे यूएई, सऊदी अरब, इंडिया, यूरोपियन यूनियन की वजह से कतर साइडलाइन हो जाता, क्योंकि वहां पे चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और वो सीपैक की बात करता है, वन रूट वन कॉरिडोर की बात करता है। कमाल की बात है कि कतर का इन्वॉल्वमेंट है हमास के साथ इजराइल वाले प्रकरण में। और मैं एक इजरायली को सुन रहा था, उसने बोला कि ये G20 के बाद प्लान हुआ था जो हमारे देश में हुआ, क्योंकि इसका इंपैक्ट डायरेक्टली यूरोपियन कॉरिडोर को रोकना है और इन सब के लिए तमाशा इसी वजह से हो रहा है। तो जब हम इस संदर्भ में देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी जी की इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना है तो यूं ही हाथ से जाने देंगे। उनके पास भी तो कोई बैकअप प्लान होगा ही। बिल्कुल बैकअप प्लान होगा। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अजीत डोभाल जी का पूरा जो पैठ पूरी उनकी है वो मतलब जो आप मिडिल ईस्ट में है, और यही कारण है कि चूंकि उनका ज्यादातर समय तो पाकिस्तान में ही बीता है। अब पाकिस्तान हमेशा अपने आप को है तो औकात तो इतनी भी नहीं है कि आटा खरीद सके। हम लोग तो अक्सर ये बात करते हैं कि कम से कम क्रिकेट खेलने आया है तो पेट भर खाने को लिए यहाँ मिल रहा है। आज तो सेमीफाइनल से भी बाहर हो जाएगा, तो क्लियर करीब करीब वो भी तय हो गया कि। लेकिन इस बात को समझिए कि ये चीजें किस तरह से घेरने की कोशिश है। आप नुपुर शर्मा के प्रकरण को याद कीजिए, तो यहाँ के जिहादियों ने माहौल बनाया कि हम 57 कंट्री में हैं, मतलब अपने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र। आप ओवैसी को सोचते तो क्या करे कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं मुस्लिम देशों से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, तो इंडिकेट वो कर रहा है कि चूंकि आप इजराइल के साथ हो गए हैं, फिलिस्तीन के खिलाफ हैं आप, इसीलिए आपको इंडिया को जो घेरा गया। मतलब ओवैसी अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रहा है कि कतर ने जो भारतीय अधिकारी को जो सजा दी है वो इसीलिए दी है कि प्रधानमंत्री कूद पड़े हैं फिलिस्तीन के खिलाफ। वो इंडिकेट कर रहा है कि आप एक प्रधानमंत्री का बरबोलापन, प्रधानमंत्री के इस व्यवहार के कारण हमारे अधिकारी अरेस्ट मतलब सजा हो गई है। ये इंडिकेट, ये देखिए इशारा वो बहुत खतरनाक कर रहा है कि मोदी की गलती के कारण इन अधिकारियों को सजा हुई है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया है कि भारत इजराइल के साथ हो, क्योंकि अब तक तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत जो है वो फिलिस्तीन के साथ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मामला सिर्फ इतना नहीं है, उन अधिकारियों को कुछ नहीं हो पाएगा। इतना आसान नहीं है कि कतर जैसे पिद्दी से देश जो है भारत के खिलाफ ऐसा एक्शन ले ले।
बर्बाद हो जाएगा ठीक कतर, बात है जो कह रहा हूं कि बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये चाल यहाँ की देखिए कि यहाँ एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे आर्मी ऑफिसर जो अरेस्ट हुए हैं उसके बाद उन्हें सजा हुई है, वो मोदी के एक बयान के कारण हुई है। ये चुनावी मुद्दा यहाँ घसीटने की एक साजिश है। मैं दर्शकों को बता दूं, ये तब है कि जब मैं मध्य प्रदेश चुनाव कवर कर रहा हूं, राजस्थान का तो रिजल्ट आउट है और छत्तीसगढ़ में भी ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन मध्य प्रदेश ही एक ऐसा चुनाव है जहां बिल्कुल नेक टू नेक है और अब नैरेटिव बनाने के लिए इनके पास एक मुद्दा मिला है। लेकिन मैं एक बात और पूछूंगा, अंतिम सवाल, अगर कतर इस्लामिक कंट्री है तो उसी ग्रुप का हिस्सा जो है वो तो सऊदी अरब भी है, और सऊदी अरब ने रिसेंटली भी कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्तालाप कर सकते हैं। इनफैक्ट बड़े अच्छे रिलेशनशिप इजराइल और सऊदी अरब के होने लगे थे इस अटैक से पहले, उसको भी तोड़ने का ये प्रयास किया गया है। तो क्या ओवैसी या फिर जो नए नए फर्जी अभी जिनकी आइडियोलॉजी एंटी इंडिया रही है, अभी अचानक से देश प्रेम जगा है, वो लोग जो है ये बताना चाहते हैं कि क्या सऊदी अरब इस्लामिक देश नहीं है? देखिए, इसीलिए कह रहा हूं कि वहीं से अमेठा जाएगा इन सब का। जब G20 के बैठक में सऊदी अरब के एक राजा आए हुए थे तो पाकिस्तान बहुत गिड़गिड़ा रहा था कि कम से कम रास्ते तो पाकिस्तान से आप आए नहीं, पाकिस्तान होते हुए 1 घंटे के लिए आप यहाँ रुक जाइए। लेकिन उसने प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सरकार से बात भी नहीं किया। तो ये सब चीज इसलिए क्योंकि G20 से यदि वहां चले जाते अरब के शेख जो हैं, राजा जो हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक चर्चा का विषय होता। तो निश्चित रूप से भारत को खुश करने के लिए ही पाकिस्तान वो नहीं गए होंगे, या फिर यही होगा भिखारी कुछ मांग लेगा, वहां जाएंगे तो कुछ मांग लेगा। जब आप जानते हैं कि आपके कोई जान पहचान बहुत बड़ा कर्जदार है, हर वक्त आपको फोन करेगा कि भाई, मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं फिर वापस नहीं कर। तो पाकिस्तान की छवि इंटरनेशनली ऐसी हो गई कि पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर कोई फोन नहीं उठाता कि कहीं कुछ 2-4 हजार डॉलर ही ना मांग लिया हमसे। उसकी औकात तो 2-3 हजार डॉलर की रह गई है, उससे ज्यादा पे जा नहीं सकता है। तो मतलब ये स्थिति ये है। तो आपने बहुत अच्छा इशारा किया है कि कतर की औकात नहीं है कि इस मामले में कुछ ये करे। हाँ, इंटरनेशनली भारत पर एक प्रेशर बनाने में कहीं ना कहीं सफल लोग हो गए हैं। कतर एक प्यादा की तरह उसमें इस्तेमाल हो रहा है बस। बिल्कुल। दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अंतिम नोट पे मैं एक बात समाप्त करूंगा। जिस प्रकार से G20 का कद्दावर मेंबर होने के बावजूद कनाडा के आगे भारत सरकार और इस जैसा कंट्री नहीं झुके, तो आप भरोसा रखिए इस लीडरशिप पे, क्योंकि देखिए सेनापति पे आप भरोसा रखेंगे तब आपका आउटकम भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। मनीष भैया, शो में आने के लिए शॉर्ट नोटिस पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी बहुत आभार। और मध्य प्रदेश का जो क्या कुछ चल रहा है जरूर एक बार आकर के बताइएगा हमारे पास भी कि आपका अनुभव कैसा रहा। बिल्कुल मनीष भैया, बिल्कुल। प्रणाम।